नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। लेकिन बात होगी आज मिड सेशन की, और मिड सेशन में हम आपको दिखाएंगे 5 बड़ी खबरें, और उन खबरों को लेकर आपसे मिलते हैं जब जो सियासत से जुड़ी होती है, जो अलग अलग मुद्दों पर आपसे बात करते हैं और बताने का यह प्रयास करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हुआ क्या। तो चलिए देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। ये क्या कह गई इमरती, लक्ष्मण की नसीहत, लापरवाह अस्पताल, नकली नोट का गोरख धंधा, मैं जिंदा हूं। तो खबर की शुरुआत हम करेंगे एक ऐसे वीडियो से जो इस समय खूब चर्चा में बना हुआ, और यह वीडियो है इमरती देवी, जो कि मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री है। इनके वीडियो वायरल होने के बाद से तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह की सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में जो कह दिया वो आप समझिएगा, सत्ता में बने रहने के लिए 8 सीटें जीतनी है, जबकि कांग्रेस को 27 सीटों पर जीत हासिल करना होगी। वीडियो में वो कहती दिख रही है कि सत्ता और सरकार क्या आंखें मूंदे बैठी रहेगी, जो वो सारी सीटें जीत लेंगे। साथ ही वो वीडियो में यह भी कहती दिख रही है कि सत्ता और सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर वो कलेक्टर से कहे कि हमें ये सीट चाहिए तो मिल जाती है। हम हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं करता एनडी 24, लेकिन आप देखिएगा कि क्या क्या कह बैठती है इमरती देवी, और उनके इस बयान के बाद से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? अब इमरती देवी जवाब ढूंढ रही कि आखिर मैं करूं क्या, लेकिन उन्होंने क्या कहा इमरती देवी ने, सुनिएगा। 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुंह बैठी रहेगी और वे पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। एक बार और सुनिए आप क्या कहा इमरती देवी ने। इमरती देवी ने और क्या कहा, जरा गौर से सुनिएगा। हम नहीं कह रहे, जो वीडियो सामने आ रहा है वो, हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन क्या कह रही इमरती देवी जरा सुनिए। पूरी की पूरी 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुंह बैठी रहेगी और वे पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। चलिए, आकाश जोड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ। आपने सुना, वो कह रहे हैं कि सत्ता में जो बैठा है वो एक आध सीट तो यूं ही जीत लेते हैं, और जिक्र उन्होंने कलेक्टर का भी कर दिया, लेकिन जो जो वो कह गई अब वो विवाद का विषय बन गया है। आकाश जोड़ रहे हैं, आकाश से बात करें। आकाश, क्या कहेंगे इस वीडियो के वायरल होने के बाद से कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी है, खासकर कांग्रेस की चिंता भी बढ़ गई होगी जो इमरती देवी ने कह दिया। लेकिन इमरती देवी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो कई दफा अपने भोले भाले रवैये में कुछ भी बोल जाती है, पर कहते हैं ना कि जो बोल रहे हैं उसको जरा तौल लीजिए, तौलने में कमजोर है इमरती देवी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इमरती देवी जो मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वो तोलने में कम है, और यही कारण है कि उनका जिस तरीके से बयान निकल कर आया उसके बाद कांग्रेस के आरोपों को बल मिल गया, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस तरीके के आरोप लगा रही थी कि मध्य प्रदेश की सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। और कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस की चिंता और डर थी वो साफ तौर पर इमरती के बयान के बाद कांग्रेस पर हावी होती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि जिस तरीके से इमरती देवी का बयान निकलकर सामने आया उसके बाद कांग्रेस ने इमरती देवी पर और बीजेपी पर निशाना साधने में कोई भी देर नहीं लगाई है। लेकिन अगर हम इमरती देवी के बयान की बात करें मनोज जी, तो जिस तरीके से आकाश, आपकी आवाज मुझे, आप बने रहिएगा, ठीक नहीं मिल पा रही है, कोई और भी आवाज सुनाई दे रही है, मैं चाहूंगा इसको देखें। लेकिन आप देखिएगा कि इमरती देवी ने जो कहा है वो बड़ा विवाद का विषय बन गया है। इमरती देवी जो बात कह बैठी वो ये बता रहा है कि क्या कुछ इलेक्शन में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अब कांग्रेस को मौका मिला है बोलने का। हालांकि बाद में इमरती देवी ने उसमें अपनी सफाई भी प्रस्तुत की है, और उन्होंने कहा कि मेरा मकसद ये नहीं था कहने का, जो अमूमन होता है जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो इसी तरह की चर्चाएं होती रहती है कि आखिर क्यों कहा, क्या कहा, और जो कहने वाला होता है वो भी अपनी सफाई देता है। लेकिन इमरती देवी ने साफ तौर पर कहा कि ये, चलिए आकाश अपनी बात पूरी कीजिए। मनोज जी, जिस तरीके से इमरती देवी का ये सप्ताह भर पुराना वीडियो बताया जा रहा है, जब मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना था, लेकिन अब ये सीटें गोवर्धन दांगी के निधन के बाद जो है 28 हो चुकी है। और जिस तरीके से वो जब अपने गांव में
सभा ले रही थी, बूढ़े बुजुर्गों के साथ बातचीत कर रही थी। उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को सिर्फ 8 सीटों की आवश्यकता है बहुमत के लिए, और जिसकी सरकार होती है बहुमत उसके पास होता है, कलेक्टर को कहेंगे और कलेक्टर बड़ी ही आसानी से वो सीट उनकी झोली में डाल देगा। उनके इस बयान के बाद जिस तरीके से उनका ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद आज इमरती देवी से जब हमने इस बारे में बात की तो वो मीडिया से बचते हुए नजर आई। हालांकि बाद में जरूर उन्होंने जो है काफी बार पूछने पे इस बात को कहा कि मैंने सरकार की जल कल्याणकारी कामों के लिए इस बात को कहा था, लेकिन इशारों ही इशारों में या बातों ही बातों में जिस तरीके से उन्होंने इस बात को कहा है, इसके बाद मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है और अब विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हल्ला बोल कर रहा है। लेकिन क्या सफाई दे रही है इमरती देवी, क्या बाद में कह रही है? आपकी बात हुई होगी, इमरती देवी से बात करने का प्रयास किया होगा, तो उनका क्या कहना है, आखिर क्या बोल गई वो? ये जी, निश्चित रूप से उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सरकार का पहले तो वो बचती हुई नजर आई, लेकिन बाद में जब उनके बयान को लेकर बार बार पूछा गया तो वो अपने बयान को घुमाती हुई नजर आई। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर कहा है कि हमने जो है सरकार के जल कल्याणकारी कामों को जो है कलेक्टर ही करते हैं, धरातल पर पहुंचाते हैं, और इस संबंध में उन्होंने कहा था। लेकिन जो वीडियो में वायरल हुआ है और जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो नापतोल के भाषा का राजनीति में उपयोग करना चाहिए वो कहीं ना कहीं इमरती देवी भूल जाती हैं, और यही कारण है कि उनके जब वीडियो वायरल होते हैं तो विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल जाता है और अब उनको सफाई देते इस पूरे मामले में नहीं बन रही है। इसमें बीजेपी और विपक्ष की तरफ से कुछ बातें सामने आई आकाश? जी बिल्कुल मनोज जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इसको लेकर हमलावर है, सीधे तौर पर सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो आरोप कांग्रेस अभी तक लगा रही थी, जिसको सत्ता पक्ष निराधार बता रहा था, उसकी पुष्टि ही इमरती देवी ने की है, और यही कारण है कि कांग्रेस इसको लेकर जल्दी अब निर्वाचन आयोग में भी शिकायत करने वाली है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग मध्य प्रदेश में उपचुनाव के पहले जो हो रहा है उसको रोका जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, आप मेरे साथ जुड़े। और अगली खबर की तरफ हम चलेंगे। वो खबर भी कुछ सियासत से जुड़ी हुई, लेकिन अलग तरह की। आप समझिएगा कि लक्ष्मण सिंह कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कहते रहते हैं जिसमें कांग्रेस मुश्किल में पड़ जाती है। जैसा अभी आपने भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में जाते हुए देखा है उनके बयान से इमरती देवी के, वैसा ही लक्ष्मण सिंह है। लेकिन लक्ष्मण सिंह जो कहते हैं वो बड़े सोच समझ, ये उनका ट्वीट देखिएगा, कांग्रेस पार्टी को ड्रग माफिया के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए, इस मुद्दे को हमारे घोषणा पत्र में भी शामिल करना चाहिए, उन्होंने कहा। और घोषणा पत्र में हम बहुत विचार विमर्श की बात शामिल किया था, हमारी चुप्पी हमें बदनाम करेगी, ऐसा उन्होंने कह दिया है। और जो वो कह गए उसको लेकर भी काफी तरह के ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी बात कही है। तो क्या माफियाओं को लेकर जो नसीहत दी है अपनी ही पार्टी को, कांग्रेस को नसीहत दी है, क्या ये माना जाए कि पार्टी के अंदर भी सब ठीक नहीं है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुद्दे को हमारे घोषणा पत्र में भी हमने बहुत विचार विमर्श के बाद शामिल किया था, इस मामले में चुप्पी हमें बदनाम करेगी। तो लक्ष्मण की नसीहत है किसके लिए, और कौन है वो लोग जिन्होंने चुप्पी साध ली है? और ये ट्वीट देखिएगा, इस ट्वीट के बाद सियासत में चर्चा बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में एक दूसरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन कौन है वो ड्रग माफिया जिसके लिए उन्होंने ऐसा लिख दिया, और ये भी कह दिया कि इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। चलिए, दुष्यंत जुड़ा है मेरे साथ। दुष्यंत, जब से हम देख रहे हैं कि ट्वीट आया है खुद लक्ष्मण सिंह का, हालांकि वो करते रहते हैं, अपनी पार्टी को मुश्किल में डालते रहते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, पर इस ट्वीट के क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल तमाम सारे मायने निकाले जा सकते हैं। और चूंकि जिस तरीके से एक समय था जब मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज थे और लगातार तमाम सारे माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन अब जब विपक्ष में बैठे हैं तब किसी भी प्रकार से ड्रग माफिया को लेकर कोई भी सवाल कांग्रेस की तरफ से नहीं उठाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, चाहे हम बॉलीवुड की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें, तमाम सारे राज्य इसको लेकर कहीं ना कहीं मुखर होते हुए कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अगर हम चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की बात करें तो उन्होंने भी एक पत्र लिखकर स्वास्थ्य मंत्री से और तमाम सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मांग की थी कि ड्रग जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में भी स्टार्स का ड्रग जो है उनका पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद उनको एक्टिंग करने देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने उसको लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन विपक्ष इस पर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है विपक्ष की तरफ से। और यही कारण है कि जो कांग्रेस विधायक हैं, वरिष्ठ
वरिष्ठ विधायक हैं लक्ष्मण सिंह, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि जो ड्रग माफिया है उसके खिलाफ कांग्रेस को मुखर होकर बोलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर घोषणा पत्र की बात की जाए तो कांग्रेस ने 2018 के जो चुनाव है उसके घोषणा पत्र में काफी विचार विमर्श के बाद इस पूरे मुद्दे को शामिल किया था, और शामिल होने के बाद अगर अब कांग्रेस इस पर नहीं बोलती है तो कहीं ना कहीं जो चुप्पी है कांग्रेस की वो कांग्रेस की बदनामी कर सकती है। तो नसीहत भी दी है, सलाह भी दी है और उस पर सवाल भी खड़े किए हैं। तो कांग्रेस को अब ये समझना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से इस पूरे मसले को लेती है, क्योंकि कांग्रेस की कोशिश कांग्रेस की तरफ से अभी कोई भी प्रतिक्रिया, चाहे वो हम सीनियर लीडर्स की बात करें या फिर प्रवक्ताओं की बात करें, इस पर कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जब कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने इस पर सवाल खड़े किए हैं तो आगामी समय में किस तरीके की प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन दुष्यंत ये भी समझना पड़ेगा, ड्रग माफिया के खिलाफ यदि सरकार कदम आगे बढ़ा रही है और कांग्रेस की चुप्पी इसमें है, और कांग्रेस ने भी कहा था कि इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उसके दौर में, लेकिन हुआ क्या, 1.5 साल सरकार रही नहीं, सरकार चली गई। और बात यदि लक्ष्मण सिंह की करें तो शुरुआत से ही हम देख रहे हैं, जब से वो मंत्री बनना चाह रहे थे जगह उनको मिली नहीं, और कई दफा वो जूनियर जो रहे हैं जिनको मंत्री बना दिया उस पर भी सवाल खड़े करते रहे, अब भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा दौर है उपचुनाव का, और ऐसे दौर में पार्टी के लोग ही यदि पार्टी को घेरेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल मुश्किल होगी, क्योंकि देखिए कुंठाएं कहीं ना कहीं मनोज जी निकलकर सामने आती हैं, और जिस तरीके से आपने भी कहा कि वो मंत्री बनना चाहते थे लेकिन उनको उनके युवा नेताओं को मंत्री बना दिया गया और कहीं ना कहीं सीनियर लीडर होने के नाते उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो कहीं ना कहीं ये कुंठाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। और जिस तरीके से उन बेबाकी अंदाज से लगातार वो बोलते रहे हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या फिर हम विपक्ष बीजेपी की बात करें, तो तमाम सारे लोगों के खिलाफ वो जमकर बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं। लेकिन जब अभी का जो वर्तमान के समय की बात करें तो जिस तरीके से आगामी दिनों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले अगर इस तरीके की कहीं ना कहीं जो बयानबाजी होगी या फिर ट्वीट होंगे तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस काफी मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार रणनीति तैयार कर रही है लोगों के बीच में पहुंचने की, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी बात पर बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बोलते से बचती नजर आती है, लेकिन अभी तो लक्ष्मण सिंह के ट्वीट ने सवाल भी खड़े किए हैं और कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन भोपाल के बाद अब इंदौर की खबर का रुख करेंगे। इंदौर के शासकीय एमआई अस्पताल की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पोस्टमार्टम रूम में 3 माह की मासूम का शव रखकर जिम्मेदारी भूल गए। मासूम की 12 सितंबर को मौत हो गई थी, जिसका कई दिन बीत जाने के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। वहीं एमआई अस्पताल में स्ट्रेचर पर शव के सड़ने के मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान भी लिया है। हम आपको बता दें कि ये संज्ञान लिया, ये पत्र जारी किया है, और ये वो मासूम बच्ची है जिसका शव रखा रहा कई दिनों तक फ्रीजर में, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। सप्ताह में एसपी, कलेक्टर, एमआई अधीक्षक प्रतिवेदन से मांगा गया है इसमें, जैसा मानव अधिकार ने जो पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि लावारिस शव की शिनाख्त नहीं होने के चलते स्ट्रेचर पर इस शव कंकाल में तब्दील हो गया था। सबसे पहले ND24 ने इस खबर को दिखाया था, खुलासा किया था, उसके बाद हड़कंप मचा था और अब मानव अधिकार आयोग ने पत्र भी लिखा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हम सुधरेंगे कब एमआई से सवाल हटना दूर होंगे, क्योंकि लगातार सवालों के घेरे में रहता है। भारत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारत से बात करते हैं। भारत, ये जो बच्ची वाला मामला है ये क्या है, जो मासूम का शव कब से रखा था और क्यों भूल गए इसको रखकर, क्या बात हुई है किसी जिम्मेदार से? देखिए बिल्कुल मनोज जी, एमआई अस्पताल की अगर बात की जाए तो लगातार लापरवाहियों के जो आरोप है वो उस पर लगते आए हैं, लेकिन इस बार एक मानवीय अलग ही चेहरा जो है जिम्मेदारों का देखने को मिल रहा है। अमानवीय ये चेहरा है। बात करें जिस बच्ची का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, वो बच्ची तकरीबन बताया जा रहा है कि उसकी मृत्यु 12 तारीख के दिन हुई थी, मतलब लगभग आज से 8 दिन पूर्व। अगर हम बात की जाए तो क्योंकि एमएलसी वो बॉडी थी, उसका एमएलसी में उसका पोस्टमार्टम होना था, लेकिन उसका फ्रीजर नंबर 14 में उसका शव को रख दिया गया था और अब तक तकरीबन इन 7-8 दिनों में किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया। आखिर ये शव किसका था, इस बारे में जानकारी मिल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि अलीराजपुर से घायल अवस्था में इस बच्ची को लाया गया था, जो अज्ञात वहां पर मिली थी, जिसका उपचार के दौरान एमआई अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद में शव को रख दिया गया था।
हालांकि अगर बात की जाए क्योंकि लेकिन जो भारत कंकाल ऐसे मामलों में जो तो शव देखिए वहां पर यही मिला होता था, जो है। कंकाल हो गया था, ऐसे मामलों में भारत यही होता है, यदि किसी ऐसे जिसकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाती है तो उसको फ्रीजर में सिर्फ इसलिए रख दिया जाता है कि उसकी शिनाख्त कर ली जाए। तो क्या इसमें भी कोई लापरवाही नजर आ रही? बिल्कुल साफ तौर से, क्योंकि लापरवाही जो भी अज्ञात शव मिलता है उसका 24 घंटे के भीतर ही उसका पोस्टमार्टम होना जरूरी है, क्योंकि पोस्टमार्टम से ही उसकी जानकारी मिल पाएगी कि आखिर उसकी मृत्यु का क्या कुछ कारण रहा था। लेकिन इतने दिनों तक शव को रखना, कहीं ना कहीं बॉडी डिकम्पोज होने लगती है और साक्ष्य जो है वो छुप भी सकते हैं। लेकिन हालांकि एवं अधीक्षक इसे कह रहे हैं कि 7 दिनों तक हम इन शवों को रखते हैं शिनाख्त के लिए। लेकिन वहीं एफएसएल का ये कहना है कि 72 घंटे के भीतर अगर शव की शिनाख्त नहीं होती है तो उसे अंतिम संस्कार के लिए एनजीओ या निजी संस्थान को दिया, नगर निगम संस्थान को दिया जाता है। ऐसे ही मामले में अगर बात की जाए कंकाल की, तो कंकाल को खुद एम्बा अधीक्षक मानते हैं कि 10 दिन के ऊपर हो गए, जिसको लेकर के मानव आयोग भी अब इस में सवाल खड़े किए हैं। मानव आयोग ने ये जवाब मांगा है 4 सप्ताह के बीच में एम्बा अधीक्षक से, पुलिस एसपी से, प्रशासन से, कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। तो ये एम्बा अस्पताल का पहला मामला नहीं है कि जिस तरह से लापरवाहियों के उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं। एम्बा अस्पताल में लगातार आरोप के बाद भी खाली कागजी खानापूर्ति की जाती है, साफ तौर से उन पर जिम्मेदारों पर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन इस पूरे मामले को क्योंकि मानवता की दृष्टि से देखा जाए तो काफी शर्मसार करने वाली घटना है कि स्ट्रेचर पे इस तरह के शव रख करके और भूल जाना एक कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, क्योंकि वो ऐसा मर्चुरी रूम है जहां पर रोजाना जाना होता है, डॉक्टरों की टीम जाती है वहां पर, जिम्मेदारों रोजाना उस शव को वहां पर रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से भूल जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। निश्चित रूप से अब भारत, देखना बहुत होगा बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही है। पहले हमने देखा कि एक शव जो कई दिनों तक वहां पर रखा रहा, बाद में जब IN24 ने खबर दिखाई तो फिर उस पर एक्शन हुआ, फिर कहीं जाकर उसको डिकम्पोज किया गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही एमबाय जैसे अस्पताल में क्यों हो रही है? बच्ची का जहां तक मामला है तो कुछ दिनों तक यदि कोई ऐसा शव मिल जाता है जिसकी कोई शिनाख्त नहीं होती है तो शिनाख्ती के लिए उसको फ्रीजर में रखा जाता है, लेकिन पुलिस को सूचना नहीं दी, ये भी एक सवाल है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। भोपाल के कोईफिजा थाना पुलिस ने नकली नोट बनाने वाला गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर, भोपाल और जबलपुर के रहने वाले हैं दोनों, और आरोपियों के पास से पुलिस ने 70,000 से अधिक के नकली नोट बरामद किए हैं। साथ ही प्रिंटर, मोबाइल और अन्य सामान भी पुलिस ने जब्त किया है। वहीं मामले में मुख्य आरोपी हबीब को पुलिस ने लाल घाटी से गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। नकली नोट का गोरख धंधा लंबे समय से भोपाल में चल रहा था और इसका पर्दाफाश किया है कोईफिजा पुलिस ने। क्या कहना है पुलिस अधिकारी का, ये भी सुन लेते हैं। क्या कहना है पुलिस अधिकारी का, ये भी सुन लेते हैं, और इस पूरे मामले को लेकर। में एक मामला पंजीबद्ध हुआ था जिसमें 2 आरोपी लालघाटी चौराहे के पास लिकर शॉप के तरफ पकड़े गए थे, जिनसे 66,000 रुपये नकली नोट जब्त हुए थे। उसके द्वारा बताया गया था कि हबीब नाम के व्यक्ति के वो संपर्क में आया था और जिसके द्वारा ये दिया गया है। फिर हबीब की तलाश जारी थी तो हबीब को अभी गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा 3 अन्य साथियों के साथ में ये नकली नोट बना करके और बाजार में चलाने की सूरत का पता लगा है, जिसमें से वित्त संबंध धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। चलिए, एडिशनल एसपी थे जो कह रहे थे कि 2 आरोपी अभी फरार है। 4 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया, 70,000 रुपए बरामद किए गए। सोएब मेरे साथ जुड़े, सोएब से समझ लेते हैं। सोएब, क्या है पूरा मामला और कब से ये इस तरह का गोरख धंधा चल रहा था? कुछ और लोगों की तलाश है पुलिस को? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और 2 लोगों की और गिरफ्तारी होना बाकी है। मनोज जी, ये पूरा मामला 2 माह पुराना है। लाल घाटी से एक शराब की दुकान पर जब नकली नोट मुकेश नाम का व्यक्ति चलाने आया था और जब शराब खरीद रहा था, लेकिन जिस तरह से इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने जब हिरासत में लिया तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था। मुकेश के साथ एक और साथी था, उसको दोनों को ही गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद बताया गया था कि हबीब नाम का जो इस पूरे गिरोह का सरगना है, उसने जिस तरह से जो नोट छापे उसके
उसके द्वारा जा रहे थे। करीब 32,000 रुपए देकर जो असली नोट थे उसके बदले में 66,000 के नकली नोट दिए गए थे। तो इस पूरे मामले की फिर तफ्तीश की गई और कल एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। जहांगीराबाद क्षेत्र में नकली नोट छापने की एक फैक्ट्री पुलिस ने जिस तरह से मिली है और वहां पर से हबीब को गिरफ्तार किया है। इस फैक्ट्री में प्रिंटर मशीन और कटर और अन्य जो औजार थे उसके जरिए नोट छापे जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने हबीब के साथ एक अंकित को गिरफ्तार किया है, आयुष है और संदीप। इसके अलावा दो जो अन्य साथी हैं वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और जुबेर नाम का व्यक्ति है जो फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन उसकी भी इसी मामले में गिरफ्तारी होना पुलिस बताई जा रही। तो एक बड़ा मामला है और गंभीर विषय, क्योंकि 70,000 से ज्यादा के नकली नोट फिलहाल अभी भोपाल में खपा चुके, लेकिन और कितने ऐसे नकली नोट थे जिनको दूसरे राज्यों में या दूसरे शहरों में खपाए गए, किन किन को दिए गए, ये कड़ी जुड़ने वाली बात है और अब पुलिस इस मामले में जांच करने की बात कह रही है। चलिए ध्यान रखिएगा शोएब, जब जांच के बाद कुछ और चीजें सामने आए, जांच के बाद कई दफा कई चीजें सामने आती, कई दफा अटक जाती है चीजें, लेकिन पुलिस गंभीरता से लेगी तो बड़े मामले का खुलासा होगा, ऐसा पुलिस के अफसरों का कहना भी है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। शिवपुरी के पिछोर में एक महिला के जिंदा होने के बाद भी मृत घोषित करने की कारगुजारी सामने आई। मामला ऐसा है कि महिला को अपनी मां साबित कर ओमकार लोधी नाम के शख्स ने अधिकारियों से सांठगांठ कर महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। बाकायदा इस काम के लिए शोक संदेश छपवाने के साथ ही सारे कर्मकांड किए गए। अस्थि विसर्जित करने के लिए गंगा पूजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि महिला की जमीन का फर्जी तरीके से ओमकार लोधी ने खुद के नाम पर नामांतरण करा लिया, जिस पर महिला ने खुद को एसडीएम को मामले की शिकायत दर्ज कराई है। एसडीएम ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के बाद सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मैं जिंदा हूं। अब आप देखिएगा कितना दिलचस्प ये खबर भी है, लेकिन दूसरी बात यह है कि आखिर लोग कहां चले जाते। जिंदा महिला को मार दिया जमीन हथियाने के लिए, और वो कौन लोग थे जिन्होंने देखा भी नहीं कि आखिर ये महिला कहाँ है, जिंदा है, मर गई है। लेकिन ठीक है, सारे संस्कार कर दिए तो जमीन का संस्कार भी हो गया। अब सुन लेते हैं क्या कहना है। प्रशासन के पास आई है, क्या कुछ मामला है, क्यों आई? मैंने सुनाई करी मेरी पूरी। क्या मामला है जमीन के बारे का। क्या हुआ था? मेरी मृत्यु कर दी थी उनका का कहते हैं और अलग इलाहाबाद करे का कहते हैं तेरा भी कर दी मेरी कागजन में। फिर क्या हुआ? फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया और उनकार मेरी जमीन हड़प रहा तो इसके लिए आप आज एसडीएम कार्यालय आए? एसडीएम कार्यालय आएंगे। मैंने मेरी सुनाई करी है। साहब ने क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कही साहब ने जा कही कि तुम्हारी सुनाई कर रहा हूँ मैं। जो भाई आई थी खोड़ की, इसके साथ जैसे मैंने उसका आवेदन पढ़ा तो मुझे प्रथम दृष्टया ये लगा कि षड्यंत्रपूर्ण तरीके से कूट रचित दस्तावेज के द्वारा फर्जी मृत्यु का सर्टिफिकेट बना के कुछ उसकी ज़मीन की हेराफेरी की गई है। और इस संदर्भ में मैंने तुरंत नायब तहसीलदार को निर्देश दिए कि वे विधिवत जांच करके सूक्ष्म रूप से उसको जरूर न्यायदान प्राप्त करेंगे। चलिए सचिन भट्ट जोड़ रहे हैं हमारे रिपोर्टर। सचिन, इस पूरे मामले में अब क्या हुआ? क्या उन लोग पर कार्रवाई हुई है जिन लोग ने जिंदा महिला को मृतक बना दिया? जी आपको बता दूं, ये मामला पिछोर अनुभाग के खोड़ का है, जहां बुड़ोन करेरा गांव में इस महिला के नाम पर जमीन थी, जहां कुछ षड्यंत्रकारियों ने कूट रचना कर इस महिला को 2002 में कागजों में मार दिया और इसकी जो है 13वीं भी कर दी और साथ ही साथ इसका मृत्यु सर्टिफिकेट बनाकर सचिव की सहायता से, जिसमें सचिव, सरपंच एवं तहसील के भी कुछ अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से इसका नामांतरण कर इसकी जमीन हड़पने का मामला आया है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये जो महिला की उम्र है, इस महिला की उम्र 53 वर्ष है और जो बेटा है, जो फर्जी बेटा है ओमकार लोधी, उसकी उम्र 68 वर्ष बताई जा रही है। मनोज जी, इस तरह से ये कूट रचना कर इस महिला की संपत्ति को हड़पने का मामला आया है, जहां एसडीएम के पास इस महिला ने गुहार लगाई थी। पिछोर एसडीएम KR चौकीकर साहब ने इसको आश्वासन भी दिया है कि जो भी इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है, नामांतरण के लिए तहसील में फाइल है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा और जो जिस व्यक्ति ने ऐसा फर्जी षड्यंत्र रचा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, कार्रवाई पर ध्यान रखिएगा सचिन, और जब कार्रवाई होगी समझ आएगा। लेकिन लोग लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि जिंदा महिला को उन्होंने मार दिया और ये कह दिया कि मैं उसका बेटा हूं। बेटे में भी आप देखिए कि महिला 55 साल की है और बेटा बन गया 68 साल करीब का, तो इतना ज्यादा उम्र का अंतर।
लेकिन शायद आंख का अंधापन है, लालच का अंधापन है कि लोग भूल जाते हैं। मिड सेशन में इसी तरह हम 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होते हैं। खबरों में हम दिखाते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या सियासत दिखाई दे रही। कुछ दिलचस्प खबरें भी होती है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।